एक प्रेमी अपने प्रेमिका का कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद उसके घर में जो बेड था, उस बेड के बॉक्स में उसको छुपा देता है और फिर इसके घर में जो सामान बचे हुए थे, उन सामानों को बेचने के लिए अपने आस-पड़ोस के लोगों से संपर्क करता है और उन्हें अपने घर बुलाता है। जब वो लोग इसके घर आते हैं, तो ये अपने घर में अगरबत्ती जला देता है ताकि इसकी जो लाश की बदबू है, वो उन तक न पहुँचे। वो लोग आते हैं और इसके घर के सामान देखते हैं और फिर औने-पौने दामों में उसे खरीद कर लेकर चले जाते हैं। जब इसके पास कुछ पैसे हो जाते हैं तो ये वहाँ से भाग जाता है और जब इस लाश की बदबू आस-पड़ोस के लोगों तक पहुँचती है तो वो लोग पुलिस को संपर्क करते हैं और जब पुलिस आती है तो जो पूरी कहानी थी वो खुलकर सामने आ जाती है और जो कातिल था वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिल्कुल श्रद्धा और आफ़ताब की कहानी की जैसी है और आज की कहानी बिल्कुल निक्की यादव और साहिल गहलोत की कहानी की जैसी है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी महाराष्ट्र के पालघर से है। पालघर में एक इलाका पड़ता है नाला सुपारा और इसी नाला सुपारा में एक सोसाइटी है, सीता सदन सोसाइटी। इसी सोसाइटी से कुछ लोग पुलिस स्टेशन फ़ोन करते हैं और उस दिन तारीख थी 14 फरवरी, इसी महीने की बात है। ये लोग बताते हैं कि साहब, सीता सदन सोसाइटी में एक घर है और उसी घर से बहुत ही खराब बदबू आ रही है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो फौरन सीता सदन सोसाइटी पहुँचती है और उस घर के पास पहुँचती है और जो मकान मालिक था, उसे बुलाया जाता है। घर को खुलवाने के बाद पुलिस घर के अंदर जाती है, तो घर पूरा खाली था और घर के अंदर एक भी सामान नहीं था और जैसे-जैसे पुलिस वाले घर के अंदर जा रहे थे, वैसे-वैसे बदबू बढ़ती जा रही थी। पुलिस वालों की नज़र घर के अंदर एक बेड पर पड़ती है, जो वहीं पड़ा हुआ था, वहीं रखा हुआ था। पुलिस उस बेड के पास जाती है और उस बेड में एक बॉक्स बना हुआ था। फिर उस बॉक्स को पुलिस जैसे ही खोलती है, तो उसमें से एक लाश निकलती है, जो महिला की लाश थी और जब उसकी पहचान कराई जाती है, तो जो आस-पड़ोस के लोग थे और जो उस मकान का मालिक था, ये लोग बताते हैं कि इस महिला का नाम मेघा धन सिंह है और इसी मकान में वो भाड़े पर रहती थी और इसके पति का नाम हार्दिक शाह है। पुलिस हार्दिक शाह का नंबर लेती है और उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मोबाइल ऑफ होता है, जिससे कि उससे बात नहीं हो पाती है। पूछताछ में जो आस-पड़ोस के लोग थे, वो बताते हैं कि इसके घर में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और झगड़े की आवाज़ बाहर भी आती थी। ये लोग बताते हैं कि 1 महीना पहले ही तो ये लोग यहाँ आकर रह रहे थे और आस-पड़ोस के लोग ये भी बताते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले ही जो हार्दिक शाह है, वो अपना घर का सामान बेचा है और बेचने के बाद यहाँ से चला गया है। जब पुलिस वाले ये सारी बातें सुनते हैं, तो उन्हें लग जाता है इन सब के पीछे हार्दिक शाह का ही हाथ है। फिर हार्दिक शाह का जो नंबर था, वो ट्रेस पर लगा दिया जाता है लोकेशन पता करने के लिए, लेकिन उसका मोबाइल ऑफ था, जिससे कि उसका लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक बार उसका मोबाइल ऑन होता है और जब उसका मोबाइल ऑन होता है, तो लोकेशन उसका मिल जाता है पुलिस को और वो लोकेशन था मध्य प्रदेश के नागदा का और रेलवे स्टेशन का। पुलिस तुरंत रेलवे पुलिस से संपर्क करती है और बताती है कि मध्य प्रदेश में नागदा रेलवे स्टेशन पर एक कातिल है और ट्रेन में बैठा हुआ है और वो कहीं जा रहा है। पुलिस वाले तुरंत वहाँ पर उस मामले में तफ्तीश करते हैं और नागदा रेलवे स्टेशन पर ही एक ट्रेन से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। रेलवे पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस को सौंप देती है और महाराष्ट्र पुलिस हार्दिक शाह को पुलिस स्टेशन लाती है और नाला सुपारा लाती है और यहाँ लाकर उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो बताता है कि जी साहब, उसी ने ही ये कत्ल किया है और जो पूरी कहानी थी वो कहानी सुनाता है। हार्दिक शाह बताता है कि हम लोग 2 साल पहले ही मिले थे और 2 साल पहले ही हम लोगों की दोस्ती हुई और हमारी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। हार्दिक शाह बताता है कि ये जो महिला है मेघा, ये केरल की रहने वाली है और यहाँ पर वो नर्स की काम करती थी। हार्दिक शाह बताता है कि वो अपने घर पहले रहता था, लेकिन घर पर वो अपने पिता को बिना बताए हुए तकरीबन 40 लाख रुपए उनके अकाउंट से खर्च कर दिए थे। इसकी वजह से उसके पिता काफ़ी नाराज़ हुए और उसको अपने घर से निकाल दिए और ये घर से बेघर हो गया। ये बताता है कि उसके पिता एक हीरा व्यापारी हैं। हार्दिक शाह बताता है कि जब वो घर से बेघर हुआ, तो ये अपने प्रेमिका के पास पहुँचा, यानी कि मेघा के पास, और जाकर सारी बातें बताई उससे और कहा कि अब हम लोग क्यों ना एक घर लेकर लिव इन में रहें। मेघा भी तैयार हो गई और वो बताता है कि हम दोनों लोग साथ में ही 1 महीना पहले सीता सदन सोसाइटी में आए और यहाँ पर जो एजेंट था, उससे संपर्क किया और अपने आप को हम लोग पति-पत्नी बताए और उनसे बताया कि हम पति-पत्नी हैं और ये नहीं बताया कि हम प्रेमी और प्रेमिका हैं। और फिर उन्होंने सीता सदन सोसाइटी में हमें एक मकान किराए पर दिलवा दिया। हार्दिक शाह बताता है कि मैं अपने आस-पड़ोस के लोगों से भी ये नहीं बताया था कि हम लोग प्रेमी और प्रेमिका हैं। हमने आस-पड़ोस के लोगों से भी यही बताया था कि हम पति-पत्नी हैं और हम लोग शादीशुदा हैं। हम लोग घर में रहने लगे थे, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, लेकिन जो मेघा थी वो नर्स का काम करती थी और वही कमाती थी और घर का खर्चा चलाती थी। इस बात को लेकर वो हमेशा झगड़ा करती और कहती कि तुम भी कहीं नौकरी करो और कहीं जॉब तलाशो और कहीं जॉब ढूँढो।
लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं बेरोज़गार था और इस बात को लेकर वो हमेशा झगड़ा करती रहती थी और कहती थी कि मैं अकेली खर्चा नहीं चलाऊँगी, तुम्हारा भी और अपना भी। इस बात को लेकर एक रोज़ और झगड़ा हुआ और उस दिन तारीख थी 10 फरवरी, और फिर जब झगड़ा हुआ तो मैं काफ़ी गुस्से में था और इसको मार दिया। जब इसकी मौत हो गई तो मैं डर गया और घबरा गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसकी लाश के साथ क्या करूँ और कैसे इससे छुटकारा पाऊँ और कहाँ इसका ठिकाना लगाऊँ। फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं सरेंडर कर लूँ और मैं पुलिस स्टेशन भी पहुँचा और पुलिस स्टेशन के आस-पास में मैं काफ़ी समय तक भटका और हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे कि मैं अंदर जाऊँ और जाकर मैं बताऊँ कि मैंने एक कत्ल कर दिया है और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। हार्दिक साहब बताता है कि मुझे जब हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं सरेंडर करूँ, तो फिर मैं सरेंडर करने का जो इरादा था, वो कैंसल किया और फिर मैं वापस घर आया और घर आने के बाद जो इसकी लाश थी, उसको मैं अपने बेड में ही छुपा दिया, जो बेड के अंदर एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं यहाँ से भागूँ, तो जो मेरे घर में सामान बचे हुए थे, उन सामानों को मैं आस-पड़ोस के लोगों से बेचने के लिए संपर्क किया। लोग जब ये बात सुने तो खरीदने के लिए मेरे घर भी आने लगे, तो इसकी जो बदबू थी वो अब बढ़ रही थी और बदबू इसकी लाश से अब आने लगी थी। तो मैं घर में अगरबत्ती जला दिया और काफ़ी सारा अगरबत्ती जलाया, जिससे कि किसी को ये बदबू उन तक न पहुँचे। फिर उन लोगों ने मेरे घर आए और जो मेरे घर में सारा सामान था, पौने-पौने दामों में खरीदा और वो लोग लेकर चले गए। जब मेरे पास कुछ पैसा हो गया तो मैं ये मकान छोड़ा और फिर यहाँ से एक ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ के मैं राजस्थान जाने वाला था। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन पर ही पहुँचा था कि वहाँ से मैं गिरफ्तार हो गया। अभी ये पुलिस हिरासत में है और इससे अभी भी पूछताछ पुलिस कर रही है और कुछ जो सबूत हैं उसे इकट्ठा करने की कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो श्रद्धा और जो आफ़ताब का कहानी था उससे मिलता-जुलता है, जिसमें जो श्रद्धा का मौत हुआ था उसके प्रेमी ने उसको कत्ल कर दिया था और वो लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में ही रहते थे और ये दोनों भी लिव इन रिलेशनशिप में ही थे, लेकिन ये आस-पड़ोस के लोगों से झूठ बोले थे कि ये पति-पत्नी है। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल जो निक्की यादव और जो साहिल गहलोत जो मामला 14 फरवरी को ही खुला है, इस मामले से भी काफ़ी मिलता-जुलता है, जिसमें जो साहिल गहलोत है, वो अपने प्रेमिका को कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद उसे फ्रिज में छुपा देता है और इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। इसमें भी जो प्रेमी है, वो अपने प्रेमिका का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जो उसके घर में बेड था, उस बेड के बॉक्स में रख देता है। हार्दिक शाह ने कहा था कि वो पुलिस स्टेशन गया और सरेंडर करने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो सरेंडर करे। तो पुलिस उस जगह पर उस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, तो उसमें नज़र आया हार्दिक और वहाँ पर तकरीबन ये 2 घंटा भटकता रहा और 2 घंटा घूमता रहा, लेकिन इसके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि ये पुलिस स्टेशन के अंदर जाए और वहाँ जाकर अपना गुनाह कबूल करे। लेकिन शायद ये गुनाह कबूल कर लिया होता और सरेंडर कर लिया होता, तो शायद इसे कोई रियायत मिल जाती और इस पर कुछ रहम मिल जाती। लेकिन ये भागते हुए पकड़ा गया है और लाश को छुपाने की कोशिश किया है, तो शायद इस पर अब रहम ना मिले और इस पर रियायत न बरती जाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना और परेशान करना नहीं है, बल्कि सावधान करना है और आगाह करना है। दोस्तों, हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते-जाते चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।